brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राज्यों के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के बारे में। दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटों की बात करें तो 132 सीटें हैं जो इस टैली में आती हैं। इसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य आते हैं। एनडीए को यहाँ पर 27 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिया ब्लॉक के हिस्से में 76 सीटें आ रही हैं और अदर्स के हिस्से में 29 सीटें आ रही हैं। ये 2024 का प्रोजेक्शन है। अगर वोट शेयर की बात करें 23% एनडीए, 41% इंडिया ब्लॉक और अदर्स को 36% मिलती नज़र आ रही हैं। ये सीट शेयर है सदर्न स्टेट्स का। अब हम आपको स्टेट वार ले चलते हैं और करेंगे व्याख्या इन अनुमानों की। इन व्याख्याओं में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर। टीएस सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू सौरभ जी। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रही हैं नॉट सो वरिष्ठ पत्रकार, व्हाट वाज द टर्म यू हैड यूज्ड, सिंगापेल्ली? हो गया, टू लेट। नो नो, इट्स ओके। सिंगापेन। सिंगापेन। मुझे बताया गया है कि जब भी अक्षिता नंदगोपाल को इंट्रोड्यूस किया जाए स्क्रीन पे, बिल्कुल तो इनके नाम के आगे सिंगापेन शब्द जोड़ा जाए। इसका मतलब होता है शेरनी। हाँ, और ये मतलब तो ऐसा ये नहीं शब्द है कि आपने चुना या आपके समर्थकों ने चुना? जब मैं तमिलनाडु इलेक्शंस कवर कर रही थी तो हम कैची स्लोगन के लिए ढूंढ रहे थे, और ये गाना जो विजय की फिल्म में था उस समय, डोंट कॉल हिम जस्ट विजय, इलैया तलपति विजय, सॉरी। अच्छा, ललन टॉप में भी विजय फैंस है? अरे सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, इलैया तलपति विजय। और नॉर्थ इंडियंस पे तो वैसे भी ये इल्जाम लगता है कि वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट रहते हैं सदर्न स्टेट्स को लेके। सो मद्रास के बारे में बात कर ले। यू मीन चेन्नई? या सो सिंगापेनी, दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस, राइट? करेक्ट। आज ही मुझे एक दर्शक पूछ रहे थे कि आरवम और जनाना रिपब्लिक का क्या हुआ। ये करता धरता खड़ी हैं आरवम की, जल्द ही इनसे सलाह करके उसको रिलॉन्च किया जाएगा। खैर, अब मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले गौरव जी कौन सा राज्य दिखाएंगे? आंध्र प्रदेश दिखाएंगे। टैली दिखाइए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कुल सीटें हैं 25। एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं एज ऑफ नाउ 0, क्योंकि अभी तक तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुलाकातें तो खूब हो रही हैं। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह लगातार मिल रहे हैं, दूसरी पांत के नेता भी मिल रहे हैं, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुआ है। इंडिया ब्लॉक को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक से आंध्र प्रदेश में तात्पर्य है कांग्रेस से। YSRCP जो अभी रूलिंग पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली मर्तबा के मुकाबले उनकी सीटें बुरी तरह से कम हो रही हैं और वो सिर्फ 8 सीटों पर जीतते नज़र आ रहे हैं, जबकि तेलुगु देशम पार्टी को 17 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो ये एक बड़ा स्विंग है। शूट शुरू होने से पहले मैं अक्षिता से बात कर रहा था तो हम दोनों ही इस पर एकमत थे कि हमें पूरे मूड ऑफ द नेशन में जम्मू कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक और वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक जो स्टेट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग दिखा वो आंध्र प्रदेश है इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में। ये रुख क्यों है, ऐसी संभावना क्यों बन रही है, ये जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं टीएस सुधीर जी का। सर बताइए। सरप्राइजिंग क्यों लगा? आई एम अ लिटिल सरप्राइज दैट आप कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग लगा। मुझे आंध्र प्रदेश का चुनाव सबसे फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे अप्रैल के महीने में, और जहां तक टीडीपी, जनसेना और वाईएसआरसीपी का सवाल है, पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। मैं पिछले हफ्ते इनफैक्ट सैटरडे, शनिवार और इतवार को तिरुपति में था और काफी लोगों से बात की। दिसंबर में मैं विशाखापट्टनम में था। तो एक तरह से कोस्टल आंध्रा और सदर्न आंध्रा जो रायलसीमा का क्षेत्र है, वहां का जिस तरह का रुख है उसको समझने की कोशिश की। तो एक तरह से वाईसीपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि जगनमोहन रेड्डी ने 2 काफी अच्छी रैलियां अभी संबोधित की अभी कुछ ही दिनों पहले, और उनका कहना है कि पिछली बारी हमने 151 सीटें जीती थी, इस बारी क्यों नहीं हम 175 सीटें पूरी की पूरी जीत पाए। और तेलुगु देशम को पिछली बारी सिर्फ 23 सीटें मिली थी और जनसेना को सिर्फ 1। तो उनका मानना है कि अगर इस बारी वो तेलुगु देशम को हरा सकते हैं तो एक तरह से एक रीजनल पार्टी आंध्र प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
लेकिन क्या ये वाईसीपी के लिए इतना आसान होगा? अगर मूड ऑफ द नेशन सर्वे को देखें तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि शायद वाईसीपी ये इलेक्शन हार जाए, बिकॉज अगर उन 8 सीटों को हम एक्स्ट्रापोलेट करें असेंबली सीट्स में, तो इट्स ऑब्वियस कि वो 88 का मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि 175 सीटों में से हाफ वे मार्क है। लेकिन जहां तक तेलुगु देशम और जनसेना का सवाल है, उनके लिए भी काफी मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू फिर से वापस एक बार मुख्यमंत्री के रूप में वापस आ जाएंगे। जहां तक वाईसीपी का सवाल है, कुछ क्षेत्रों में जैसे हेल्थ और एजुकेशन में खास तौर से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह से बीआरएस को एक तरह से मुश्किलें थी तेलंगाना में, और जिसको कि मैंने कहा था कि उनका एक CIA सिंड्रोम है, करप्शन, इनएक्सेसिबिलिटी एंड एरोगेंस, ये तीनों बातें आंध्र प्रदेश में भी पूरी तरह से लागू होती हैं, क्योंकि वहां पर भी विधायकों पर ये इल्जाम है कि वो काफी भ्रष्टाचारी हैं, इनएक्सेसिबल हैं। जगनमोहन रेड्डी पर खुद इल्जाम है कि उनसे कोई भी मिल नहीं सकता है, और एक तरह से एक एरोगेंस का एक वातावरण है विधायकों में और पूरे लीडरशिप में। तो इसके चलते काफी रोष है, काफी सारे एलिगेशंस है कि काफी जगह पर लैंड ग्रैबिंग हुई है वाईसीपी के काफी नेताओं द्वारा, काफी जगह पर गुंडागर्दी होती है। तो एक तरह से काफी जगहों पर, स्पेशली कोस्टल आंध्रा, विशाखापट्टनम और सदर्न कोस्टल आंध्रा में काफी इसको लेकर काफी गुस्सा है कि इस वाईसीपी को इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जो नैरेटिव है टीडीपी का, उसमें थोड़ी सी मुश्किलें ये हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास एक फ्रेश नैरेटिव नहीं है। सिर्फ ये कहना कि इस जगनमोहन रेड्डी को हटाओ और हमको वापस लाओ इज नॉट गोइंग टू बी एनफ, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी का जो वेलफेयर एजेंडा का जो एक पूरी तरह से राजनीति है कि हर महीने की 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वो हो सकता है 2,000 रुपए हो, 3,000 रुपए हो, कुछ केस में 5,000 रुपए हो, अंडर वेरियस स्कीम्स। लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ ए मदर इज सेंडिंग हर चिल्ड्रन टू स्कूल, शी गेट्स ए पर्टिकुलर अमाउंट। और ये जगनमोहन रेड्डी का मानना है कि इससे एक तरह से ड्रॉप आउट रेट के खिलाफ लड़ाई में, मुहिम में काफी उसको शक्ति मिलती है कि माँ बाप ये करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाए ताकि उनके बैंक अकाउंट में वो राशि हर महीने जमा भी हो सके। तो एक तरह से एजुकेशन और हेल्थ में काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जहां तक सवाल है, क्या ये कहना काफी हुआ कि मैंने हैदराबाद में 20 साल पहले इतना अच्छा काम किया था तो मुझे फिर से मौका मिलना चाहिए? क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो मैं आपको 2,500 रुपए दूंगा? क्या ये काफी होगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश के एक्सचेकर में पैसा जनरली नहीं है, हर बारी सैलरीज डिलेड होती हैं या उसके लिए काफी मुश्किलें होती हैं। हर बारी जगनमोहन रेड्डी या उनके वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्र नाथ को दिल्ली जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, या आरबीआई का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो काफी सारी मुश्किलें हैं। जो एजुकेटेड यूथ है उनमें काफी रोष है इसको लेकर कि इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं आई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, काम नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं है। तो इसके चलते जिस तरह का जो गवर्नेंस मॉडल, जो वेलफेयर मॉडल जो जगनमोहन रेड्डी का चला है, उसकी एक लिमिटेशन है, और इसके चलते 151 का मार्क तो डेफिनेटली इस बार जगनमोहन रेड्डी नहीं पार कर पाएंगे, उससे टैली काफी कम आएगी। क्या यह हो सकता है कि वो 88 से भी नीचे आ जाए? दैट इज गोइंग टू डिपेंड लार्जली ऑन व्हाट काइंड ऑफ अलायंस चंद्रबाबू नायडू इज एबल टू स्टिच टुगेदर। क्या भाजपा भी इस गठबंधन में शामिल होगी? क्योंकि भाजपा खुद से शायद एक भी सीट ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी, बिकॉज इट इज एट द सेंटर and it is seen as some kind of a force that can bind everyone together, तो उसके चलते टीडीपी चाहती है, एटलीस्ट चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि भाजपा भी उनके गठबंधन में शामिल हो जाए, ताकि जैसे इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में बीजेपी का फुल फॉर्म जो लोग मानते हैं, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी भी एक तरह से टैसिटली सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, सो बीजेपी का फुल फॉर्म कहते हैं इट इज बाबू, जगन एंड पवन। So BJP is actually that even without having any strength in Andhra Pradesh. टी एस सुधीर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जब चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह मिले तो बीजेपी ने 25 में 10 सीटों की डिमांड की। हम ये जानते हैं कि पवन कल्याण की जनसेना को टीडीपी पहले ही 3 सीटें दे चुकी है, तो एक 10 सीटों की डिमांड पर रियल पॉलिटिक्स में कितनी सीटें दी जा सकती हैं? पहले 2014 में या पहले किस तरह के अरेंजमेंट रहे हैं?
नो जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम खुद एक साथ लड़ी थी, तब ऑब्वियसली तब चंद्रबाबू नायडू का दबदबा था। वो जितने भी सीटें ऑफर करती थी भाजपा को, भाजपा मान जाती थी। जब बंडारू दत्तात्रेय, विद्यासागर राव, किशन रेड्डी जैसे नेता थे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। लेकिन आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू की डेस्परेशन इस बात से पता चलती है कि वो पिछले 5 साल से, जब से उन्होंने सत्ता खोई है 2019 में, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि कांग्रेस के साथ जाना बहुत बड़ी गलती उन्होंने की थी आंध्र प्रदेश में 2018-19 में, और एनडीए को छोड़ना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको एक साथ एक बारी फिर से एनडीए में शामिल करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन पिछले 4.5 साल से ऐसा नहीं हुआ है। अभी लास्ट मिनट पे भाजपा ये देख रही है कि क्या इस पे, बिकॉज पवन कल्याण का मानना है कि भाजपा के साथ अगर वो जाते हैं तो कुछ भी नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर वो तेलुगु देशम के साथ गठबंधन करते हैं, क्योंकि तेलुगु देशम का ऑब्वियसली कार्डर स्ट्रेंथ है एट द ग्राउंड लेवल इन आंध्र प्रदेश, वो कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं अगर वो एक साथ यहां पर आंध्र प्रदेश में लड़े। आपने सही बात की कि भाजपा ने 10 सीटों की मांग की है। जहां तक मेरे सूत्रों का सवाल है, उनका कहना है कि तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मैं आपको 4 सीटें अलॉट करने को तैयार हूं, क्योंकि अगर 10 सीटें अगर वो भाजपा को देती है, 3 सीटें पवन कल्याण को, यानी कि 13, तो बाकी बची सिर्फ 12 सीटें जहां पर तेलुगु देशम जीत सकती है। और इससे तेलुगु देशम के काडर में एक तरह से विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम अपने वोटों से भाजपा के कैंडिडेट्स को क्यों जिताएं, क्योंकि भाजपा का खुद का स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि वे 10 सीटें जीत पाए। तो इस तरह एक तरह से रिफ्ट विल स्टार्ट इवन बिफोर द इलेक्शन इज फॉट। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए एक तरह से कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि उनकी स्ट्रेंथ आंध्र प्रदेश से लोकसभा में ज्यादा रहे। असेंबली में आप लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको असेंबली में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोकसभा में भाजपा को सीटें ज्यादा चाहिए। तो चंद्रबाबू नायडू को यह थोड़ा सा मैन्यूवरिंग करना पड़ेगा कि वो कितनी सीटें आखिरकार दे सकते हैं, किस तरह की बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है, और ये उनके काफी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बताया है, कि टीडीपी का मानना है कि भाजपा शुड ईदर स्टे न्यूट्रल और बी विद द टीडीपी एंड जनसेना, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वे एक तरह से जगन की तरफ टिल्ट करते हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि 2019 में किया था, तो उससे जगनमोहन रेड्डी को काफी फायदा हो सकता है। पिछले 5 साल में हमने ये देखा है कि जगनमोहन रेड्डी हैज बीन टैसिटली सपोर्टिंग द बीजेपी ऑन ऑल कंटेंशियस बिल। जब भी उनको राज्यसभा में वोटों की जरूरत पड़ती थी, उनके सांसद, राज्यसभा के सांसद भाजपा के पक्ष में वोट करते थे। तो एक तरह से जगनमोहन रेड्डी ने कोई भी कारण ऐसा नहीं दिया जिसकी वजह से भाजपा को लगे कि इसको अभी हराने की जरूरत है, वाईसीपी को हराने की जरूरत है। ऐसा भाजपा के पास ऐसा कोई कारण नहीं है। और आपने देखा होगा कि अगर परसों चंद्रबाबू नायडू जाके मिले, आज जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में हैं, वहां पर वे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ। तो एक तरह से दोनों ही पार्टियां, जैसे मैंने कहा, बीजेपी इन आंध्र प्रदेश ट्रांसलेट्स टू बाबू, जगन एंड पवन, और ये इन ए नटशेल आंध्र प्रदेश राजनीति की कहानी। जब तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट आया था तो उस समय सब बोल रहे थे कि क्या ऐसे ही आंध्र में भी हो जाएगा कि विल सी जगनमोहन रेड्डी बीइंग अप्रूटेड। और जो नंबर्स हम दिखा रहे थे, मैं इसलिए बोल रही थी कि मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तेलंगाना में तो काफ़ी चर्चा हुआ था कि जगनमोहन रेड्डी इज़ मेकिंग ऑल द नेसेसरी चेंजेस। जैसे आपने बताया, इश्यूज जो है दैट ही इज़ इनएक्सेसिबल, करप्शन का, एंटी इनकम्बेंसी का, ये ज़्यादातर इश्यूज तेलंगाना में भी था। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि जगनमोहन रेड्डी अभी एक मशीनरी इंस्टॉल किया ताकि ये इश्यूज एड्रेस करे, जैसे कि ही इज पुट इन ब्रांड न्यू कोऑर्डिनेटर्स टू एंश्योर कि नए कैंडिडेट्स भी देख लेंगे। जैसे बीआरएस ने काफ़ी मिस्टेक्स किया था, दैट दे फील्डेड द सेम कैंडिडेट्स, वो वाईएसआरसीपी नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स एमओटीएन में, ये एक्चुअली असेंबली में भी ट्रांसलेट करेंगे? जब मैं दिसंबर में विशाखापट्टनम में गया था और वहां पर मैंने काफी सारे न्यूट्रल लोगों से बात की जो कि किसी भी टीडीपी या वाईसीपी के पक्ष में नहीं थे, तो उनका मानना था कि एक तरह से देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट जगनमोहन रेड्डी फॉर द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, द काइंड ऑफ वेलफेयरिस्ट मॉडल व्हिच हैज बीन रन। बिकॉज अगर लोगों को एक तरह से आदत पड़ जाए कि हर महीने मेरे पॉकेट में आता है, सो दैट बेसिक हंगर टू वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग वो नहीं रहती है। तो उनका मानना था कि आंध्रा जैसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट को एक तरह से एक डेड स्टेट बनाया जा रहा है। तो उनका मानना था कि इसके चलते तेलुगु देशम को के पास काफी अच्छा मौका है।
और वही दिसंबर का महीना वही समय था कि जब चंद्रबाबू नायडू कुछ ही दिन पहले जेल से छूट कर आए थे, तो एक तरह से उनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी वगैरह थी। लेकिन और उसके बाद अभी जगनमोहन रेड्डी ने ये इंश्योर किया कि वो केसीआर जैसी गलती ना करे। केसीआर ने बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने अपने कोई भी ज्यादा विधायकों को बदला नहीं था। तो जगनमोहन रेड्डी ने स्ट्रेट अवे 30 विधायकों को तो ये कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनमें से कई सारे लोग अभी पार्टी छोड़कर तेलुगु देशम में या कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कई सारे विधायकों को यह कहा कि अभी आप लोकसभा को चुनाव लड़िए, जिससे कि वो विधायक खुश नहीं है। कुछ लोकसभा के सांसदों को कहा कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, जिससे कि वो खुश नहीं है। तो एक तरह से काफी उथल पुथल और काफी चर्निंग हो रही है वाईसीपी में, जिसकी वजह से एक तरह से देयर इज नॉट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, देयर इज नॉट अ सेंस कि सब कुछ ठीक है। एक तरह से बैटल रेडी अभी नहीं लग रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर भाजपा भी ये काम करती है कि वो नायडू के गठबंधन में शामिल हो जाती है, तो एक तरह से जो मैसेजिंग जाएगी वो ये जाएगी कि शायद भाजपा को भी लगता है कि नायडू के पास मौका है कि वापस वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तेलुगु देशम एक कमबैक कर सकती है 2024 के चुनाव में। तो जगनमोहन रेड्डी का बेसिक मैसेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि his own party people are not happy with him कि इतने सारे लोगों को रिमूव कर दिया। और जिस तरह का जो मैसेज पब्लिक में जाता है कि अगर 30 लोगों को पूरी तरह से निकाल दिया, 30 लोगों को कहा कि आप फेरबदल कीजिए, तो अगर 60 पीपल आउट ऑफ सो मेनी हैव टू बी चेंज, इट मींस कि जगनमोहन रेड्डी का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं। इट्स नॉट एन आंध्रा शाइनिंग काइंड ऑफ अ मॉडल कि वो कह सके कि मैंने देखो 5 साल में कितना अच्छी सरकार दी है, अगर उनको इतने सारे विधायकों को बदलना पड़े। तो मेरे ख्याल से जो मैसेज पब्लिक के अंदर जा रहा है वो वाईसीपी की तरफ से ज्यादा ठीक नहीं जा रहा। और ये शायद इसकी वजह से भी एक तरह से एक रोष है लोगों में कि एक सिर्फ पैसे देने से गवर्नेंस नहीं होती है। वी वांट मोर जॉब्स, वी वांट मोर इंडस्ट्रीज, वी वांट मोर डेवलपमेंट, वी वांट बेटर रोड्स इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। उस तरह के इश्यूज तिरुपति में जब मैं लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना ये था कि वी आर एजुकेटेड पीपल, वी वांट जॉब्स, वी वांट इंडस्ट्रीज टू बी सेट अप। अब सबको इधर बेंगलुरु या चेन्नई जाना पड़ता है तिरुपति से, because there are not enough jobs in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. That is one of the main problems. एक चीज बताइए सर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आंध्र से जुड़ा हुआ, कि हम जब मूड ऑफ द नेशन सर्वे में वोट प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जरा गौरव वो थ्रो करिए स्क्रीन पे, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, 4% का ही गैप है अभी। और क्या स्विंग हो सकता है अभी, बिकॉज इट्स टू क्लोज, ये बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन नहीं है कि इसको एकदम बहुत ही क्लियरली विनर को कॉल आउट किया जा सके। यू थिंक देयर कैन बी अ चेंज, देयर आर स्टिल कपल ऑफ मंथ्स लेफ्ट? सी देयर कुड बी अ चेंज। ये तेलुगु देशम और जनसेना के बीच में जो गठबंधन बना है, अगर उसको सफल होना है तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कापू कम्युनिटी तेलुगु देशम के जो मैक्सिमम कम्मा कम्युनिटी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए वोट करेगी या नहीं, एंड वाइस वर्सा। सो क्या ये वोट ट्रांसफर एफिशिएंटली हो पाएगा या नहीं। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो इन दोनों समुदाय में एक तरह से इट्स नॉट वेरी, दे आर नॉट फ्रेंड्स, इट्स नॉट रियली, द टू कम्युनिटीज हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली फ्रेंड्स विद ईच अदर, तो उसके वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। कापू कम्युनिटी का हमेशा ये रहा है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है प्रदेश में, पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हो या अभी आंध्र प्रदेश में, बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश में, तो क्यों हम वोट देके एक कम्मा मुख्यमंत्री को फिर से चुने। अगर पवन कल्याण, और भाजपा यही कह रही थी पवन कल्याण को इतने महीनों से, कि अगर आप 5 साल और वेट कर सके तो हो सकता है कि अगर तेलुगु देशम इस चुनाव में खत्म हो जाए तो पवन कल्याण 2029 में एक मुख्य मंत्री के पद के दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। तो वो चाहेंगे कि हम अगर वोट करें तो हमारा कापू मुख्यमंत्री हो, बजाय इसके कि एक रेड्डी मुख्यमंत्री हो या कम्मा कम्युनिटी का मुख्यमंत्री हो। तो वोट ट्रांसफर पर यह काफी निर्भर करेगा कि किस तरह का वोट परसेंटेज टीडीपी और जनसेना के गठबंधन को मिलता है। यस, 4% इज नॉट ए वेरी लार्ज मार्जिन। अगर जगनमोहन रेड्डी इस बात को इंश्योर कर पाते हैं कि जितने भी उनके विधायक और सांसद उनसे रूठ कर पार्टी छोड़कर गए हैं या पार्टी के अंदर रहकर भी पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं, अगर वो उसको अच्छी तरह से एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, तब हो सकता है कि वाईसीपी इस 4% के मार्जिन को थोड़ा कम कर सके। मैं ये भी कहूंगा कि हालांकि हमारे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में
ये numbers दिखाए हैं. There are several other opinion polls which have been projecting a YCP victory also. तो आंध्र प्रदेश मुझे लगता है कि it's not a done deal now. A lot will depend कि क्या भाजपा भी इस गठबंधन में आता है. भाजपा के numbers नहीं आएंगे, लेकिन भाजपा अगर शामिल होता है तो परसेप्शन काफी सिग्निफिकेंटली बदल जाएगा. और चूंकि ये एक नेशनल चुनाव भी होगा, अगर नरेंद्र मोदी आकर उस गठबंधन के लिए वहां पर प्रचार करते हैं तो उससे एक तरह से स्पेशली इन अर्बन पॉकेट्स काफी असर पड़ेगा. वन लास्ट पॉइंट, ग्रामीण इलाकों में अभी भी वाईसीपी का दबदबा है. अगर आप ग्रामीण इलाकों में लोगों से वहां पर बात करेंगे तो उनका मानना है कि जगनमोहन रेड्डी ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो एजुकेटेड पीपल है, शहरों में है, वहां पर YCP does not have the same kind of a positivity. All right, let's move to the neighboring state तेलंगाना, जहां पर 17 सीटें हैं. हमारे पास जो डेटा है तेलंगाना का वो ये बता रहा है कि बीजेपी को वहां पर 1 सीट का नुकसान हो सकता है. पिछली बार 4 जीती थी, इस बार 3. जो आपको एनडीए में दिख रहा है वो बीजेपी ही है. इंडिया ब्लॉक को 3 से 10 यानी कांग्रेस की सीटें जो पिछली बार 3 थी वो बढ़ के 10 हो सकती हैं. और अदर में जो आपको 10 दिख रहा है वो बीआरएस पार्टी का है, जिनको एक बड़ा नुकसान होते दिख रहा है. 3, 10 और 4 बीआरएस लॉस पे है. कांग्रेस को यहाँ पर गेन है, बहुत एक्सपोनेंशियल गेन नहीं है वो, पर वो इस बात पे संतुष्टि कर सकते हैं कि और जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, जैसे कर्नाटक या हिमाचल, स्टेट रूल करने के बावजूद लोकसभा में वो बुरी तरह पिछड़ रहे हैं. तेलंगाना वो इकलौता कांग्रेस शासित राज्य है जहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले आगे नज़र आ रही है. और जो आपको इसमें अदर में 4 सीटें दिख रही हैं, इसमें बीआरएस की 3 सीटें और 1 सीट AIMIM की भी है जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है, हैदराबाद वाली सीट. अक्षिता, पहला सवाल इस बार आपसे लेंगे. PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का आज ऐलान हुआ है शुक्रवार के दिन, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि तेलंगाना के संयुक्त आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे जी, और मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे. तो एक तो वो नैरेटिव है नेशनल लेवल पे कि कांग्रेस ने इनजस्टिस सिर्फ विपक्षियों के साथ किया हो, ऐसा नहीं है, विद इन द पार्टी भी इनजस्टिस किया है. और उसी को हाईलाइट करने के लिए नरसिम्हा राव को, जिसको कांग्रेस उतनी तत्परता से ओन नहीं करती है, बीजेपी ने ओन किया है ना. प्रणब मुखर्जी को दिया, उसके बाद नरसिम्हा राव को दिया. एक वो अपनी थोड़ी उदार छवि भी दिखाना चाहते हैं. और एक मैसेज तो है जो आंध्र प्रदेश में भी जाएगा. इज द ओनली पर्सन, ओनली पॉलिटिशियन जो आंध्र प्रदेश से आते हैं संयुक्त और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, तेलंगाना में आपको लगता है कि चीज़ें और बदल सकती हैं? विधानसभा चुनाव का जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू रहेगा? ये जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे का डेटा आया है, नहीं, मेरे को लगता है कि हाँ, कांग्रेस को डेफिनेटली एज है इस बार. रेवंत रेड्डी का फैक्टर अभी भी चल रहा है, उसका ये नंबर्स दिख रहा है. दूसरा चीज़, काफ़ी स्पेकुलेशन हो रहा है कि इस बार शायद सोनिया गांधी तेलंगाना से कंटेस्ट कर सकती है. और इस पे एटलीस्ट तेलंगाना कांग्रेस में काफ़ी बवाल हो रहा है कि हम इनवाइट करेंगे सोनिया गांधी को कंटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये अभी तेलंगाना केरला जैसे आप बोल सकते हो एक थोड़ा सा सेफ स्टेट हो गया है कांग्रेस के लिए. तो क्या वो सोनिया गांधी फैक्टर भी होगा या नहीं वो पता नहीं. लेकिन PV नरसिम्हा राव जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उनकी सीट अभी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन फिर भी तेलंगाना में, क्योंकि वो तेलुगु बिड्डा का फैक्टर है, सन ऑफ द तेलुगु सॉइल का फैक्टर है, उससे शायद बीजेपी को थोड़ा सा प्ले करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. अगर आप हैदराबाद जाते हो तो आप सबको पता होगा कि एक PV नरसिम्हा राव फ्लाईओवर है, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास एक बहुत बड़ा स्टैचू है ऑफ PV नरसिम्हा राव. BRS जो KCR की पार्टी है, वो आई थिंक 2-3 महीने पहले ही बता रहे थे कि एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं भारत रत्न PV नरसिम्हा राव के लिए. तो अभी भी जो लेगेसी है PV नरसिम्हा राव के, वो अभी भी काफ़ी एक्टिव है पॉलिटिक्स में तेलंगाना में. लेकिन क्या वो वोट्स की ट्रांसलेट होंगे, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. अगर आप बीजेपी नंबर्स देखेंगे सौरभ, बीजेपी काफ़ी फोकस कर रहे हैं अभी तेलंगाना पे. अमित शाह के पर्सनल पेट प्रोजेक्ट जैसा है तेलंगाना. और लास्ट टाइम 4 सीट्स था, इस बार बोल रहे थे कि हाँ हम और इंक्रीज करेंगे, 10 सीट्स बोल रहे हैं, लेकिन हमारा तो 3 दे दिया. काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शायद बीजेपी तेलंगाना में थोड़ा स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं. उनके जितने भी MPs जो लास्ट टाइम कंटेस्ट करके विन किया था, जैसे हमारा जो जॉइंट स्लेयर बोलते थे निज़ामाबाद में अरविंद धर्मपुरी या बंडी संजय जो करीमनगर से था, जो सब अभी MLA इलेक्शन में भी लड़े थे, उनको शॉर्ट गारंटीड सीट टिकट नहीं दे रहे हैं. वही हमको सुनने आ रहे थे कि अमित शाह थोड़ा डिफरेंटली करने वाला है कि
जितना भी सर्वेस क्या इंडिकेट करता है कौन सा लीडर अहेड है उनको देंगे। सो डेफिनेटली नॉट द सेम ओल्ड फेसेस, न्यूबीज को भी थोड़ा सा चांस देंगे, क्योंकि बीजेपी को लगता है इससे थोड़ा और चांस मिलेगा उनको तेलंगाना में। क्या सुधीर साहब, ये जरा वोटिंग टैली दिखाइए, परसेंटेज जो है वोट का, क्योंकि बीजेपी की एक सीट घटती दिख रही, लेकिन परसेंटेज में परसेंटेज दिखाइए। 1% का इजाफा होता दिख रहा है, 20 से 21% बढ़ता दिख रहा है। जो बीजेपी के कैंपेन मैनेजर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तो मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि बीआरएस थर्ड पे चली जाएगी और नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी जनरल इलेक्शन में, क्योंकि असेंबली इलेक्शन को उन्होंने कहा कि अब आप पीछे छोड़ दीजिए, असेंबली इलेक्शंस में हमने उतना फोकस भी नहीं किया तेलंगाना पे, वी वर फोकसिंग मोर ऑन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। व्हाट इज योर असेसमेंट, टीएस सुधीर सर? पहली बात, आपने पीवी नरसिम्हा राव साहब की बात की। नाउ नरसिम्हा राव वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। उनका जो घर है बंगारा, जो कि यहाँ पर हनुमकोंडा जिले में पड़ता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और उनको एक संसदीय क्षेत्र चुनना था तो उन्होंने नंदयाल से चुनाव लड़ा, जो कि आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में, और एनटी रामाराव ने उस समय पर उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया था। सो इन दैट सेंस he originally belongs to Telangana, today's Telangana, but he contested an election from Nandyal in Andhra Pradesh. तो एक तरह से जो मैसेजिंग जा रहा है वो कांग्रेस को जा रहा है कि देखो हमने एक कांग्रेसी नेता, जिसको कि कांग्रेस वाले पूरी तरह से अपनाते नहीं है, उनको एक तरह से सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एनबी सुभाष हैं, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के पोते हैं, वो आज की तारीख में भाजपा के नेता हैं यहाँ पर तेलंगाना में। जहां तक ये जो पूरा जो वोट परसेंटेज आपने दिखाया मोड ऑफ द नेशन सर्वे में, भाजपा का मेन प्रॉब्लम यह है कि इट डज नॉट हैव अ पैन तेलंगाना लीडरशिप अभी भी, और इसी वजह, यही एक वजह है कि जिस तरह की उनको सक्सेस कर्नाटक में दिख रही है वो तेलंगाना में नहीं दिख रही है। पिछली बारी उन्होंने 4 सीटें जीती, विच वॉज एसेंशियली अ वोट फॉर नरेंद्र मोदी एंड नॉट रियली फॉर द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। इस बारी भी उन 4 में से एटलीस्ट 3 को मौका जरूर मिलेगा, बिकॉज एक के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वो पार्टी शिफ्ट कर जाएंगे। तो बाकी 3 सीट पे या हो सकता है कि 3 में से 2 जीते और एक नई सीट में भाजपा के चांसेस ज्यादा हो। कांग्रेस का ऑब्वियसली अभी हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है। कांग्रेस के लोगों को लगता है, आई मीन जो पब्लिक को लगता है कि पिछले 2 महीनों में रेवंत रेड्डी सरकार ने ठीक ठाक काम किया है, तो शायद उसके चलते उनकी सीटें 3 से 10 तक बढ़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता यहां मानते हैं कि एटलीस्ट 12 से 13 का उनका टारगेट है। मेन रीजन ये है कि बीआरएस का जो पूरा ग्राफ है पूरी तरह से नीचे चला गया है। उनके खुद के जो सांसद है वे अभी इधर टू द कांग्रेस या भाजपा की तरफ देख रहे हैं। इनफैक्ट किशन रेड्डी ने कॉल किया है बीआरएस के नेताओं को कि आप अभी बीजेपी में शामिल हो जाइए, क्योंकि बीआरएस का अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो बीआरएस का जहां तक स्टॉक है, दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स लकी अगर वो ये 3 सीटें जीत जाए। ये 3 सीटें भी अगर बीआरएस जीत जाती है तो वो समझेंगे कि हमने अच्छा काम किया है, क्योंकि आज की तारीख में बीआरएस का स्टॉक काफी एक्सटेंट तक नीचे चला गया। और इसके कारण यह है कि जब वे उनके सांसद थे, पिछली बार 9 सीटें जब जीते थे, पिछली बार वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे। जब उन्होंने 88 सीट्स जीती थी विधानसभा में 2018 के दिसंबर में, उनका मानना था कि अभी हम पूरी 16 की 16 सीटें और एक असदुद्दीन ओवैसी की सीट हम जीत जाएंगे। उनको धक्का लगा जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ हम 9 सीटें ही जीते हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने एक तरह से कमबैक किया है। तो लोगों में भी ये क्लैरिटी है कि वो प्रदेश के लिए चुनाव था, विधानसभा के लिए चुनाव था, ये नेशनल चुनाव है, लोकसभा के लिए है। तो यहां पर ऑब्वियसली कांग्रेस और भाजपा मेन प्लेयर्स हैं। अगर भाजपा यहां पर एक एग्रेसिव कैंपेन करती है, अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करती है, तो भाजपा का अच्छा चांस है। जो 3 सीटें अभी हम बीआरएस की टैली में देख रहे हैं, उसको भी खतरा हो सकता है, उसमें से भी कुछ कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन जहां तक बीआरएस का सवाल है, जब उनके सांसद थे, जब केसीआर यहां पर मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैदराबाद या तेलंगाना के किसी क्षेत्र में आते थे, केसीआर उनको मिलते नहीं थे, तो ऑब्वियसली एक तरह से जो परसेप्शन है कि ऐसे पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करके फायदा क्या, जब वे प्रदेश के इंटरेस्ट को किसी भी तरह से दिल्ली में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो बीआरएस का स्टॉक काफी हद तक गिरा है और मुझे लगता है कि उनको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यह चुनाव होगा, जहां तक तेलंगाना का सवाल।
अब रुक करते हैं अक्षिता के होम स्टेट का, तमिलनाडु। इट्स योर होम स्टेट राइट? ना, मेरी होम स्टेट तो केरल है, लेकिन हाँ मैं मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन चेन्नई। तो हाँ, तो फिर होम स्टेट हुआ ना, ऐसे Born in मोदी जी की Kerala. तरह यू कैन ऑल्सो से कि साउथ मेरी होम स्टेट है। मेरा पुराना नाता है। 39 सीट्स तमिलनाडु में। साउथ इंडिया में जनरली लोग इधर उधर काफी पैर Exactly. पसार करते हैं। हाँ सर, ये पूरा mixture है, हम ये South अपने Indian mixture ग्रेड के है। दम पे बेंगलुरु में भी दावा ठोकती हैं, ऐसे मदर साइड फादर साइड मिला के केरल और तेलुगु वाला भी, पर बाकी पूरी लाइफ रही चेन्नई में है, अभी भी फैमिली तमिलनाडु में ही है। हाँ तमिलनाडु में, कोडाईकनाल में है। सो यू आर I'd say I'm Tamilian, but I'm not Tamilian, तो पता नहीं इसलिए मैं बोल दिया साउथ इंडियन मिक्सचर। 39 सीट्स हैं तमिलनाडु में। एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, और इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर पूरी की पूरी 39 सीट्स मिलती नजर आ रही है। अदर के हिस्से में 1 सीट थी जो अब 0 पर मिलती नजर आ रही है। ये टैली है, और अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 3% का फ़ायदा दिख रहा है, 12 से 15%, और ये तब है जब अब एआईएडीएमके के साथ वो नहीं है, तो ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो वो 53 से घट के 47 पर आ रहा है, और अदर की बात करें तो वो 35 से घट के 38% पर आ रहा है, पर ये अदर यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो अक्षिता जी आपसे ये जानेंगे कि ये उन कुछ स्टेट्स में है जहाँ बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। 19 में भी, 14 में मिली थी सीट, पर 19 में नहीं, और 2024 में भी मूड ऑफ द नेशन कह रहा है कि 0। कभी खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। निर्मला सीतारामन के लिए भी इस तरह की बात आती हैं, जयशंकर के लिए भी बातें आती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके नई दिल्ली की सीट से लड़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो एक इकलौती सीट ऐसी मानी जाती है देश की जिसमें आपको अपने वोटर को बहुत समय नहीं देना हो, क्योंकि नगर पालिका परिषद के आधार पर, विधायकी के आधार पर बहुत सारे लोग हैं, तो मैनेज हो सकता है। रेस्ट ऑफ द सिटीज़ यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एंड यू हैव टू डिवोट सम टाइम। तो ये तो खैर जयशंकर को लेकर बातें चल रही, पर तमिलनाडु में डीएमके कितनी स्ट्रांग फुटेड है, स्टालिन सरकार कितनी ग्रिप में है, जो ये टैली दिख रही है, सब कुछ उनके अलायंस में दुरुस्त चल रहा है, उनके मेन नैरेटिव क्या हैं, और फिर उसके बाद हम रुक करेंगे बीजेपी और उनके अलायंस पार्टीज़ का, और फिर एआईएडीएमके और डीएमडीके और बहुत सारी जो पार्टियाँ हैं। ऐलान हो जाता है अभी, जैसे विजय की पार्टी का ऐलान हुआ कि वो आएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आएगी। रजनीकांत की पार्टी आनी थी, फिर नहीं आई। तो काफी मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। पहले जो नंबर्स है मैं बस उस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम एनडीए में जो वोट शेयर हम दिखा रहे थे 2019 में डिफरेंट अलायंस था, और इस नंबर में जो आप देख रहे हो जो 12% लिखा है वो विदाउट एआईएडीएमके एनडीए है, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर अबाउट 3.6% था इन 2019। अभी 2024 के नंबर्स देखोगे तो 15% जो हम एनडीए लिख रहे हैं अभी एनडीए कोई नहीं है तमिलनाडु में, सिर्फ बीजेपी है। अभी जो भी अलायंस होगा वो देखना पड़ेगा। तो 15% बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, विच इज़ अ बिग स्टेप अप। दूसरा चीज़, अगर हम हमारे मूड ऑफ द नेशन नंबर्स देखेंगे, जो 35% 38% जो है वो इसलिए इतना ज़्यादा हाई लग रहा है क्योंकि एआईएडीएमके उसमें है, और एआईएडीएमके आपको पता है कि इट्स द सेकंड बिग कंटेंडर तमिलनाडु में अभी इस सिनारियो में, क्योंकि डीएमके सबसे बड़ा है। जैसे हम देख रहे हैं सौरभ, और ये काफ़ी ऐसे ही होना होगा कि डीएमके एंड कांग्रेस आर ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग तमिलनाडु में। तो क्या एक दूसरा चैलेंजर हो सकता है एआईएडीएमके में? अभी उनके प्रेजेंस जो पहला था वो अभी बिल्कुल नहीं है, उनके शायद एक डिमिनिशिंग प्रेजेंस हो रहा है, और उसकी वजह से उनके नंबर्स भी थोड़ा कम हो रहे हैं। उनके वोट शेयर ठीक है, हमारे मूड ऑफ द नेशन में शायद 25% है उनके वोट शेयर, तो वोट थोड़ा ठीक है, लेकिन एक्चुअल सीट्स में अगर आप देखोगे हमारे प्रिडिक्शन एआईएडीएमके के लिए 0 है, बीजेपी के लिए भी 0 है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। और जो अलायंस होने वाला था बीजेपी और एआईएडीएमके के, वो ऑब्वियसली टूट चुका था, और उसकी वजह से किसके लिए एडवांटेज है? मैं बोलूँगी थोड़ा सा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी इज एक्चुअली ईटिंग इनटू द एआईएडीएमके वोट शेयर। अभी डीएमके के वोट शेयर थोड़ा सॉलिड ही है, उनके थोड़ा सा यहाँ वहाँ
थोड़ा सा अदर पार्टीज में भी जा रहा है, लेकिन जो उनकी स्टॉन्च वोट बेस है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है AIADMK से, क्योंकि लोगों ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, वो बीजेपी के साथ शायद थोड़ा सा जा रहे हैं। मैं भी जो बीजेपी के सोर्सेस है तमिलनाडु में जो अभी कैंपेन कर रहे हैं, एक यात्रा भी है तमिलनाडु में, एन मन एन मक्कल, मतलब माई सॉइल माई पीपल की यात्रा जो अभी है तमिलनाडु में, वो बोल रहे हैं कि अभी 15% है। शायद जब इलेक्शंस होता है तमिलनाडु में, हमको कॉन्फिडेंस है कि ये एक्चुअली 23% होगा और एक्चुअली सीट्स में भी ट्रांसलेट होगा, लेकिन उसके लिए बीजेपी के अलायंसेस की बहुत बहुत ज़रूरत है। अभी तो मतलब दे गोइंग सोलो, जो काफ़ी चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही, जैसे मैं बता रही थी, 2019 में उनकी वोट शेयर कुछ 3.6% था। जब लास्ट टाइम 2014 इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे, बीजेपी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, जहां वे एक थर्ड फ्रंट जैसे स्टिच किया था। PMK उनके पास था, DMDK उनके साथ था, तो वो सब मिलकर आई थिंक 18% उनके वोट शेयर था, जो बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है वोट शेयर अगर आप देखेंगे। तो इस बार भी अगर PMK DMDK उनकी साइड आते हैं तो शायद उनके वोट शेयर और बूस्ट होगा। सीट्स में अगर बीजेपी के लिए ये ट्रांसलेट करना है सीट्स में, एक चांस तो मतलब आपके कन्याकुमारी की सीट होगा, दूसरा धर्मपुरी, क्योंकि अगर वो PMK के डॉक्टर अंबुमनी रामदास उनके साथ अलाइ करते हैं तो वो एक सीट मिल सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी मुश्किल है। और जो DMK के जगरनॉट जो है ना, वो अभी हटाने के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी साल लगेगा अगर एक बीजेपी को ऑल्टरनेटिव जैसा आना है। और AIADMK का अभी हालात काफ़ी मतलब गंभीर है, क्योंकि EPS की लीडरशिप तो एटलीस्ट सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन उनकी वोट बेस थोड़ा सा श्रेड हो रहा है। जैसे OPS अभी TTV दिनकरन के साथ मिल गए और वो शायद बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। अभी तो काफ़ी जो पिक्चर आपको मिल रहा है, अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ है अलायंसेस में, तो ये नंबर थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, एटलीस्ट इफ यू लुक एट द वोट शेयर। बीजेपी के खेमे में क्या तैयारी है, अगर आपकी बीजेपी के नेताओं से बात हुई हो? क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग अभी भी बहुत आश्वस्त लग रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये 0 से ऊपर जाएंगे हम। मुश्किल लग रहा है सीट्स में, मुश्किल लग रहा है, इसलिए वो बोल रही हूँ अलायंसेस के बहुत फोकस होगा। क्योंकि ठीक है, अभी अगर आप बीजेपी की लीडरशिप तमिलनाडु में बात करते हो, बोलते हैं कि हाँ हमारे फोकस भी वोट शेयर पे है, हमको भी पता है कि ये बहुत बड़ा अपहिल टास्क है। लॉन्ग रन में गेम देख रहे हैं, लॉन्ग रन में गेम देख रहे हैं। 2026 असेंबली इलेक्शन जो विजय के फैक्टर आप बोल रहे थे, उसमें शायद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मतलब लोग बोल रहे हैं कि विजय इज़ प्लांटेड बाय द बीजेपी। ये इसलिए नहीं है क्योंकि विजय इस राइट लीनिंग, या मतलब जैसे संघी का वर्ड तमिलनाडु में अभी बहुत काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली रजनीकांत, तो रजनीकांत काफी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, रजनीकांत संघी है, रजनीकांत बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये डीएमके की आईटी सेल बोलती है? नहीं, लोगों वैसे बीजेपी को भी बहुत प्राइड से बोलते हैं कि हमारे सपोर्टर है रजनीकांत। अच्छा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अटेंड किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी से हमेशा मिलता है, स्पिरिचुअल है, तो बोलते हैं कि संघी है। और उनके बेटी एक म्यूजिक लॉन्च, लाल सलाम उनकी फिल्म है, जिसमें एक इवेंट था, ऐश्वर्या रजनीकांत एक इवेंट में बोल दिया कि रजनीकांत को हमेशा संघी बोलते हैं, पता नहीं क्यों संघी बोलते हैं। संघी नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, काफ़ी डिफरेंस है। तो बीजेपी और जो राइट विंग लोग हैं तमिलनाडु में, उनको बहुत गुस्सा आ गया, बोल दिया कि क्या संघी गलत शब्द है, क्या हुआ, उनको संघी बोल दिया तो कॉम्प्लीमेंट है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुआ है। तो अगर आप इलैया तलपति विजय के बारे में हम बात करेंगे, तो इस इलेक्शन में ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ बज़, जब भी एक सुपरस्टार पॉलिटिक्स में एंटर करता है, वो तो हमेशा होता है। लेकिन 2026 में क्या विजय का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? क्या वो बीजेपी के साथ अलाइन करेगा? मतलब काफी फीलर्स बीजेपी से जा रहा है, लेकिन पता नहीं, अभी तो पता नहीं। एंड इफ एनीथिंग इट कुड बी अ वोट कट ऑफ डीएमके। टीएस सुधीर साहब, तमिलनाडु के प्रोजेक्शंस पे आपकी टिप्पणी? तमिलनाडु में हमेशा पॉलिटिशियंस म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं 365 डेज ऑफ द ईयर। तो अगर 2019 के फिगर्स को हम यहाँ पे 2024 में देखते हैं तो काफी फेरबदल हो गया है। यहाँ पर लास्ट टाइम ऐसा दिखता है कि एनडीए ने कोई भी सीट नहीं जीती है। एक्चुअली ओपीएस के बेटे ने एक सीट जीती थी, एंड दैट वाज लास्ट टाइम सीन इन द एनडीए टैली। इनफैक्ट काफी ऐसी अटकलें थी कि शायद उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। पनीरसेल्वम ने काफी कोशिश की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। नाउ दिक्कतें, जैसे अक्षता कह रही थी, एआईडीएमके के लिए आएंगी, क्योंकि एआईडीएमके के पास कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है। चूंकि वो एनडीए से बाहर निकल चुके हैं, तो लोगों को लगेगा कि चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है,
तो क्या एआईडीएमके को वोट देकर इससे कोई फायदा होगा या नहीं? हाँ, अगर विधानसभा का चुनाव होता तो एआईडीएमके डेफिनेटली वाज एन ऑल्टरनेटिव, लेकिन लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में एआईडीएमके विल नॉट बी एन एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव। लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, ऑफिशियली ऑन पेपर इट इज अलोन, लेकिन टीटीवी दिनकरन, ओ पनीरसेल्वम इनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो जहां तक टीटीवी और पनीरसेल्वम का जो दबदबा है वो बेसिकली सदर्न तमिलनाडु, मदुरई के दक्षिण के तमिलनाडु के बेल्ट में उनका दबदबा है। तो हो सकता है कि सदर्न तमिलनाडु में बीजेपी और उनका गठबंधन थोड़ी से अच्छे वोट शेयर को अपना बढ़ा सके, वोट परसेंटेज को बढ़ा सके। उम्मीद कम है कि वो ये सीट कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि भाजपा को अभी भी एक तरह से देयर इज अ सेंस ऑफ, आई वुडंट से डिसबिलीव, बट देयर इज अ सेंस दैट कि अभी दिस बेसिकली एन हिंदू हिंदुत्व काइंड ऑफ अ पार्टी। तो उसकी वजह से काफी लोगों को एक दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द बीजेपी पर से, तो इसकी वजह से बीजेपी को डिसएडवांटेज है। बट बीजेपी इन तमिलनाडु इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और जब तक वो अन्नामले रहेंगे उनका 2026 वगैरह का टारगेट है, लेकिन इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो। बट आई थिंक काफी फोकस रहता है उनका तमिलनाडु पर, भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप का, एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन दे वुड वांट टू डू समथिंग। जहां तक मुझे मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के राजनीति में काफी उथल पुथल भी हो सकती है। आई विल लीव इट देयर। मेरी एक क्वेरी है आप दोनों लोगों से। हम लोगों को बचपन से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को एक 0-1 की बाइनरी में देखने की आदत थी, एआईएडीएमके डीएमके। क्लियरली एआईएडीएमके जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो वहाँ पैदा हुआ होगा, बहुत सारे क्लेमेंट आए होंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि एआईएडीएमके का ही कोई फ्रैक्शन इस पूरे डेब्रिज से रिसरेक्ट होगा, या एक कोई नया, क्योंकि डीएमके के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तो आएगा ना इवेंचुअली, दैट्स द रूल ऑफ द गेम। That's what BJP is eyeing अभी. That's what BJP is eyeing to be an alternative. And वैसे तो मतलब I don't see AIDMK को कुछ faction नहीं हो सकता है. अच्छा, पर जो पूरा द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक जो नैरेटिव है, which is bit anti Hindi, bit anti Hindi, bit anti North, जो आप opposite of the BJP जो आप बोल सकते हो, उसका तो मैं मतलब I think that's where Vijay maybe could step in as an alternative. पर उनके क्या पॉलिटिकल स्टाइल होगा हमको पता नहीं है अब तक। बट अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इवन इफ देयर इज अ बिग शेकअप, एआईडीएमके से अगर कुछ फैक्शन आता है, मेरे को लगता है, सुधीर जी को पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि एआईडीएमके की जो भी फैक्शन आता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। इतना फैक्शनिज्म हुआ है अब तक कि आई थिंक खत्म है। जी टी सुधीर साहब। तो आई थिंक एआईडीएमके में जहां तक एडप्पाडी पळनिस्वामी का जो एक तरह से नेतृत्व का स्टाइल है, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर, बिकॉज भाजपा की स्ट्रैटेजी, और मैं कई महीनों से कह रहा हूं, भाजपा की स्ट्रैटेजी यही रही है कि एक एक करके रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को हर प्रदेश में खत्म करो ताकि वे उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। जेडीएस को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, यहाँ पर बीआरएस का दबदबा काफी कम हो गया, तेलुगु देशम काफी वीक है। एआईडीएमके के साथ उन्होंने कोशिश की, लेकिन एआईडीएमके अंडर एडप्पाडी पळनिस्वामी लीडरशिप actually did very well in the assembly elections last time. तो एक तरह से एडप्पाडी का फिर भी एक कंट्रोल है। जहां तक विधानसभा चुनावों का सवाल है, आई डोंट थिंक एआईडीएमके विल बी मेजर्ड कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में होता है उससे शायद एआईडीएमके पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जितने भी जो लोग टूट के जाने वाले थे, जैसे पनीरसेल्वम है, जैसे टीटीवी दिनकरन है, जैसे शशिकला है, वो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। जो अभी एआईडीएमके है दैट इज द एडप्पाडी पळनिस्वामी का एआईडीएमके, और उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। जहां तक विजय का सवाल है, वेल वी डिड नॉट सी रजनीकांत और कमल हासन क्रिएटिंग एनी रिपल्स। सो आज की जो तमिलनाडु है, इट इज नॉट द तमिलनाडु ऑफ द एमजीआर जयललिता एरा की कोई फिल्म स्टार आया तो सीधा वोट कर दिया। तो काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एंड आई वुड कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई वुड रियली नॉट वांट टू स्पेकुलेट कि क्या विजय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका में कुल 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और उनके अलाइज को 27 मिली थी, और डीके शिव कुमार के भाई इकलौती सीट कांग्रेस के लिए जीत पाए थे। ये अलाइज इसलिए बोला क्योंकि जेडीएस भी अब एनडीए के ब्लॉक में आ गई, और इस बार भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि एनडीए ब्लॉक अभी भी इन 28 में 24 सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइमरली बीजेपी जेडीएस का अलायंस, और कांग्रेस को एक से बढ़कर सिर्फ 4 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जो आपको इंडिया में दिख रहा है। टी सुधीर साहब, अभी तो लोकल
लीडरशिप के करप्शन को लेकर, पे सीएम, इस तरीके के कैंपेन्स को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा 2018 और 19 में हमने हिंदी स्टेट्स में देखा था कि वहाँ पर मैंडेट बीजेपी खिलाफ था, लेकिन लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। और यहाँ पर भी इनको बड़ी उम्मीद थी राहुल गांधी के सिपा सालारों को कि अब कर्नाटक उनको बहुत आश्वस्त करके भेजेगा, पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे बिल्कुल उलट बता रहा है। कल कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो कि इंडिया टुडे चैनल पर थे, वो उनका कहना था कि कि दिस विल बी सीन एज सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार फेलियर। आई डोंट एग्री। मुझे लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमको नरेंद्र मोदी दिल्ली में चाहिए या कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे ओब्लिक राहुल गांधी चाहिए। सो इट इज अ वोट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी, एंड इट्स नॉट अ इलेक्शन जहां का सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट पिछले कई महीनों से एक तरह से नरेंद्र मोदी जब दक्षिण में आते हैं, नॉर्थ में उनका एक नैरेटिव रहता है, लेकिन जब दक्षिण में आते हैं, ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, ही टॉक्स अबाउट साइंस, ही टॉक्स अबाउट इसरो, ही टॉक्स अबाउट, ही वेंट टू केरला एंड ही स्पोक अबाउट केमिकल फैक्ट्रीज। तो एक तरह से डेवलपमेंट का जो एजेंडा और नैरेटिव है, ये मुझे लगता है कि दैट अपील्स टू द साउथ इंडियन पॉपुलेशन इन सिटीज लाइक बेंगलुरु, मैसूरू हो, हुबली धारवाड़ हो। सो ये जो नैरेटिव बीजेपी, इट्स नॉट ए वेरी स्ट्रेट हिंदुत्व काइंड ऑफ अ नैरेटिव। तो बीजेपी की जो ऑलरेडी काफी शक्ति है कर्नाटक में, प्लस नरेंद्र मोदी का इस तरह का नैरेटिव, द डेवलपमेंट नैरेटिव इज एक्चुअली वर्किंग फॉर कर्नाटका। इसी वजह से आपको तेलंगाना में और कर्नाटक में काफी अंतर दिख रहा है। दोनों में कांग्रेस की सरकारें हैं। हाँ, यहां पर तेलंगाना में एक हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा का जो बेसिक कार्डर स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप स्ट्रेंथ तेलंगाना में अभी तक पूरी तरह से उभरा नहीं है। इट्स नॉट देयर। लेकिन कर्नाटक में, थैंक्स टू द लिंगायत बेस एंड थैंक्स टू द वर्क दैट बीएस येडियुरप्पा एंड कंपनी डिड ऑल दीज इयर्स, कर्नाटक में उनका बेसिक कार्डर स्ट्रेंथ काफी है। तो उसको उस बेस पर नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट फैक्टर है, दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू सो मेनी सीट्स फॉर द बीजेपी, जस्ट लाइक इन 2019। थैंक यू। अक्षिता, योर टेक। एक इंटरेस्टिंग नंबर जो दिख रहा है इसमें, वोट शेयर अगर आप उस नंबर्स देखेंगे सौरभ, बिल्कुल डिट्टो है 2019 एंड 2024। वोट शेयर दिखाइए। मेरे को लगता है कि कर्नाटका एक स्टेट है साउथ में जहां एक मोदी इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी के लिए। देखिए पूरा का पूरा सेम है। हमारे पास अभी तो मतलब जेडीएस का ब्रेकडाउन नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जेडीएस का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें बीजेपी में। लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी हम देख रहे हैं कर्नाटका में, वो ये है कि कर्नाटका एक स्टेट है जहाँ पे लोग काफ़ी डिफरेंटली वोट करते हैं, एक स्टेट इलेक्शन के लिए और एक जनरल इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुद्दे डिफरेंट है, जैसे सुधीर बता रहे थे, लीडर्स डिफरेंट है। तो उसकी वजह से अगर आप असेंबली इलेक्शंस देखेंगे तो उनके पास, कांग्रेस के पास सिद्धरामैया था, डीके शिव कुमार था, कर्नाटका बीजेपी में इन फाइटिंग था, कर्नाटका बीजेपी में एक फेस नहीं था क्योंकि बीएस येडियुरप्पा को बोल दिया कि नहीं यू स्टेप बैक। कर्नाटका बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी था, करप्शन था, ये सब इश्यूज थे। लेकिन जब कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आता है तो एक मोदी वेव होता है कर्नाटका में। वो आप तमिलनाडु में नहीं देखेंगे, केरला में नहीं देखेंगे, तेलंगाना में थोड़ा सा है अभी, लेकिन कर्नाटका में ज़्यादातर मोदी का इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से जनरल इलेक्शंस में मेरे को लगता है इस नंबर काफ़ी सॉलिड है और बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि अगर हम साउथ के बारे में हम बात करते हैं, अगर हमको साउथ से थोड़ा नंबर्स चाहिए, ये जो 370 या 400 के मैंडेट जिसके बारे में बात करते हैं, तो वो कर्नाटका से ही मैक्सिमम सीट्स आएंगे। और इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे कैंपेन करेंगे, तो एक मोदी फैक्टर कर्नाटका में हमेशा इम्पैक्ट है और इस बार भी वही शायद द बिगेस्ट फैक्टर है बीजेपी के लिए कर्नाटका में। अब रुक करते हैं केरल का, जहाँ पर राजनीतिक उलटबाजी दिख रही है, क्योंकि मुख्य दावेदार वहाँ पर यूडीएफ और एलडीएफ हैं। यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस करता है, एलडीएफ जिसका नेतृत्व नाम से जाहिर है लेफ्ट पार्टीज करती हैं। पिनरई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ की वहाँ सरकार है। 20 सीटें हैं कुल, लेकिन चूंकि जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होती है तो ये सब पार्टियाँ साथ बैठती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों पार्टियाँ एक साथ दिख रही हैं टैली की सहूलियत के लिए। एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में 0 पे है। इंडिया ब्लॉक को 20 की 20 सीटें मिली, लेकिन अगर इसके ब्रेकडाउन में हम जाएँ तो 18 सीटें यूडीएफ को मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस और उसके एलाइज को, और सिर्फ 2 सीटें
एलडीएफ को यानी लेफ्ट पार्टीज को मिलती नजर आ रही। तो ये पिनरई विजयन के लिए पर्सनली एक बड़ा लॉस होगा अगर मूड ऑफ द नेशन सर्वे जैसा ही कुछ नतीजा लोकसभा चुनाव में आता है। उनकी बड़ी वाहवाही हुई थी, लेफ्ट पार्टियों में एक छत्र उनका कद हो गया था। बंगाल ब्लॉक पहले ही कमजोर हो चुका है क्योंकि केरल इकलौता वो राज्य है जहां पर न सिर्फ वो सत्ता में थे बल्कि सत्ता में वापसी की और केरल की परंपराओं को भी किनारे कर दिया जिसमें हर 5 साल पे रोटी पलटती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो मात खाते नजर आ रहे हैं और ये वो राज्य है जहां पे कांग्रेस को बहुत डिसाइसिव बढ़त मिलती दिख रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्टेट में रूल नहीं कर रहे हैं। योर होम स्टेट। तो आई थिंक केरला इज द ओनली स्टेट वेयर वोट गोज फॉर राहुल गांधी। तो एंटी मोदी प्रो राहुल गांधी सेंटिमेंट है केरला में, जो आप देख रहे हो वोट्स में भी। और एलडीएफ यूडीएफ में जो फाइट है, इंडिया अलायंस सब स्टेट्स में है, केरला में नहीं है। दोनों कंफर्म कर दिया कि वी विल गो अहेड एंड फाइट ऑन अवर ओन, क्योंकि प्राइमरी फाइट जो है वो लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस होता है केरला में। तो नो अलायंस। लेकिन जब आप देखेंगे केरला के वोट पैटर्न कर्नाटका जैसा है कि स्टेट और जनरल इलेक्शंस में काफ़ी डिफरेंस मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2019 में काफ़ी सेम नंबर्स था। 2021 इलेक्शंस में एलडीएफ जीत ले, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर बन गया वापस। और अभी 2024 में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वापस यूडीएफ का जीत है, क्योंकि उनको वो ऐसे देखते हैं कि लेफ्ट जो है एक रीजनल पार्टी है और कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है, और उनको चाहिए कि कांग्रेस का गवर्नमेंट बन जाए सेंटर में। तो इसलिए ये मैंडेट आता है यूडीएफ के लिए। राहुल गांधी ऑफ कोर्स केरला से फाइट करता है, वायनाड से, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रेस्टीज बैटल है। अगर ये नंबर्स नहीं आता है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डायरेक्ट टेस्ट ऑफ राहुल गांधी, और बोलेंगे कि ये राहुल गांधी की फेलियर है और इसलिए कांग्रेस अच्छे से नहीं कर पाए केरला में। तो इट्स नॉट रियली एक्सपेक्टेड कि यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज या ऐसा कुछ होगा। एलडीएफ लार्जली सीन एज ए रीजनल फ्रंट, इसलिए ज़्यादातर असेंबली इलेक्शंस में एलडीएफ स्ट्रॉन्ग है। यूडीएफ कांग्रेस इसलिए क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप में उनको कांग्रेस चाहिए। एंटी मोदी वोट जो है केरला और तमिलनाडु में ज़्यादातर, वो शायद ट्रांसलेट हो रहा है इसमें। ऑलराइट, टी एस सुधीर साहब। मेरा भी होम स्टेट केरला ही है वैसे। एक और साउथ इंडियन मिक्सचर। केरला में भी बेसिकली तमिलनाडु की तरह भाजपा का लीडरशिप क्राइसिस का इशू है। हालांकि तमिलनाडु में एटलीस्ट दे हैव समबडी एज डायनामिक एज अन्नामलाई, जो कि वहां पर अध्यक्ष हैं। केरला में वो भी नहीं है, तो केरला में दे रियली डोंट हैव अ बिग फेस टू टेक ऑन द एलडीएफ एंड द यूडीएफ। जहां तक यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में जो ये बंगाल में दोस्ती और केरला में कुश्ती का जो स्लोगन बताया जाता है कि केरला में वो लड़ते हैं, पिछली बार भी हमने देखा कि यूडीएफ ने 19 सीटें जीती थी और एलडीएफ की सिर्फ 1 सीट आई थी, और उसके बावजूद 2 साल बाद पिनरई विजयन वापस चुनकर आए विधानसभा के चुनावों में। तो जैसे अक्षिता कह रही थी कि एलडीएफ और सीपीएम को एक तरह से अब एक रीजनल क्षेत्रीय दल की तरह ही देखा जाता है, जिसकी वजह से कोविड के मैनेजमेंट की सफलता के बाद उनको फिर से मैंडेट दिया गया, जो कि कभी भी केरला में नहीं होता है। हर 5 साल बाद यूजुअली सरकार बदल जाती है, लेकिन 2021 में वो नहीं हुआ। अब ये मानना है कि कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका है कि लोकसभा से कई सारे सांसद चुनकर आए। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सीपीआई ने वेरी इंटरेस्टिंगली, सीपीआई जो कि एलडीएफ का दल है, उसने कहा है कि वायनाड की सीट हमको दे दो, आप कहीं और जाके लड़ लो। तो उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या राहुल गांधी विल कंटिन्यू टू कंटेस्ट फ्रॉम वायनाड। लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर केरला एंड तमिलनाडु आर 2 स्टेट्स जहां पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा मानी जाती है, और इसके चलते ये फिगर्स वोंट रियली बी सरप्राइजिंग। और कांग्रेस ये उम्मीद करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, पिछली बारी अगर 19 सीटें थी तो इस बारी भी एटलीस्ट 19 सीटें तो 20 में से केरला से वे जीत जाए। ऑलराइट, थैंक यू। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।